मैं बात करना चाह रहा हूँ अब कि इन्वेस्टिंग में बात करना चाह रहा हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे होगी आपके दिमाग में, कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हो, मनी कैसे कमा सकते हो। जस्ट इजी वे है। देखो मैंने सबसे पहले कही थी कि आप मनी 3 जगह से कमा सकते हो। आप एक एंटरप्रेन्योर के बेसिस पर गैम्बलिंग खेल के भी कमा सकते हो, जहाँ आपको स्ट्रेटेजिकली बिल्ड करना होगा, आपको डेटा को एनालाइज करना होगा, सब चीज़ें करनी होगी, स्किल मास्टरी करनी होगी। देन आप मनी हाई अमाउंट्स में कमा सकते हो। आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका मतलब ये है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है, व्यक्ति एक एक्सपर्ट को दे रहा है तो उसमें एक्सपर्ट भी खाएगा, साथ में जब वो इतनी सारी कंपनियों में लगा रहा है तो कहीं लॉस भी करेगा, वो भी करेगा। तो म्यूचुअल फंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है कब? एज़ पर योर नीड, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ता। जब आप हाई रिस्क अमाउंट लेते हो, हाई रिस्क लेते हो, टेकल करते हो, आप खुद डेटा एनालाइज करते हो, देन आप पैसा कमाते हो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। क्यों? वो एक कंपनी है, मार्केट में कई सारी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों पे आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है। कंपनी उनसे ज़्यादा कमाती है, पर कंपनी एक होती है, आप कई कंपनियों पे निवेश करके पैसा जोड़ सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है वो, जो आपको मनी रिटर्न देगा, स्टेट देगा, ठीक है। यहाँ यही चीज़ सबसे बढ़िया सीखने वाली बात है, जब मैंने यहाँ पे कुछ आकलन करा है। क्या आकलन करा है? देखो मैंने आकलन करा है, मैंने मान लो मैं हर महीने 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, लेटर सपोज, ऐसे जुगाड़ वुगाड़ करके कमा रहा हूँ 15,000 रुपये मंथली। हर महीने में 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, मतलब 15 नहीं कमा रहा, 17-18 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, लेटर सपोज मंथली। अभी मेरी कमाई है बहुत कम, 18,000 रुपये में कमा रहा हूँ मान के चलो, और 3,000 रुपये मेरा खर्चा टोटल, इधर उधर का सबका मिला के 15,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ। जब मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, देन इसका मतलब ये है मेरे पे ऑप्शंस है। मैं 4 महीने का टेन्योर लेता हूँ, 4 महीने का टेन्योर। उन 4 महीनों में टेन्योर में मैं क्या करता हूँ, मैंने 4 कैटेगराइज बात दी कि 15-15 हज़ार रुपये 4 महीनों में। मैंने कहा 15,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ पेनी स्टॉक, स्मॉल स्टॉक्स एंड एफ एंड ओ में, ठीक है। एफ एंड ओ में, एफ एंड ओ मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जहाँ कई सारे स्टॉक्स को बंडल्स की फॉर्म में खरीदते हैं, ठीक है। जाना है मैंने गूगल से, और क्या सीधी बात है, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी ना टर्म दे दूँगा एफ एंड ओ, हाँ, तो गूगल से ही जानूँगा ये चीज़ें, ठीक है। स्टॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो स्टॉक्स के बारे में मैंने खुद से जान लिया था, इक्विटी वगैरह ये सब मैंने खुद से जान ली थी। क्यों? मुझे बता दीजिए, स्टॉक मैंने बस इतना सुना था, स्टॉक मतलब कि शेयर, ठीक है। तो मैंने शेयर को स्टॉक कहने लग गया था। क्यों स्टॉक क्यों कहने लग गया था मैं? देखो हल्की फुल्की कानों में आती है, समझ में आने लग जाती है, धीरे धीरे दिमाग जोड़ने लग जाता है अपने आप ही, सर्च नहीं करता। स्टॉक और शेयर से मैंने कैसे, शेयर स्टॉक, शेयर मतलब किसी चीज़ का पार्टीशन, हिस्सा। स्टॉक मतलब मैंने किसी चीज़ को स्टॉक कर लिया, बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। मुझे आपस में इंटरकनेक्टिंग करने लग गया। मैंने कहा स्टॉक भी तो क्या है, अपने ऊपर एक रिसोर्स ही है, शेयर भी तो क्या है, एक तरीके का रिसोर्स, ठीक है भाई। तो शेयर और स्टॉक में क्या फ़र्क है? कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो है, ठीक है। फिर स्टॉक का एक्सचेंज करोगे तो आपको कुछ हिस्सेदारी मिलेगी। वो हिस्सेदारी क्या है? इक्विटी, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने निकाल लिया था इक्विटी, स्टॉक्स तो मैंने अपने आप निकाल दिया था, ठीक है। मुझे नहीं पता थी बॉन्ड्स के बारे में, ETF के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन सबसे टर्म के बारे में नहीं पता थी। इन सबके मैंने स्टडी करी है पहले, थोड़ी थोड़ी स्टडी करी है, और बाकी मूल ढांचा तो मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठा है कि मैंने सब चीज़ों को थोड़ा जाना, फिर अपना लैक ऑफ फोकस होने के कारण, लैक ऑफ डिसिप्लिन होने के कारण छोड़ दिया। मोटिवेशन पे जाना, और मोटिवेशन के बाद मेरे टैलेंट है अंदर, टैलेंट और स्किल में ये फ़र्क होता है। स्किल आप मास्टरी करते हो, एक्सपीरियंसेस के बेस पर आप नॉलेज गेन करे जा रहे हो, धीरे धीरे आपको स्किल हो जाएगी इस चीज़ की। स्किल एक तरीके की ऐसी चीज़ है, योग्यता है जो आप प्राप्त करते हो, ठीक है। बट प्रतिभा मतलब कि टैलेंट वह चीज़ है जो आपको जन्मजात आती है। मेरे अंदर एक टैलेंट है कि मेरे को थोड़ी सी चीज़ चाहिए, बाकी मैं अपने आप क्रिएट कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम ए क्रिएटर, आई एम ए ऑपरेटर, आई एम ए कंट्रोलर एंड अपना वाचर। मतलब मैं एक इन्वेंटर भी हूँ, एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एक लीडर भी हूँ, साथ में एक राइटर भी हूँ, मतलब एक फिलोसोफर भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे में है, बिकॉज आई एम ए मैथमेटिशियन। मुझे पता है लॉजिक को कैसे फाइंड करना, फैक्ट की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करना है,
तो ये सारी चीज़ मैं इंटरकनेक्टेड करता हूँ। मुझे पता है कि मैं सुबह से किताबें नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे पता है कि सारी किताबें एक ही है। बस मुझे आज तक ये नहीं पता थी कि सारी किताबें एक ही है। मैं सबको अलग अलग मान के उन सबके फॉर्मूले उठा के, जैसे फिजिक्स के फॉर्मूले उठा के बायोलॉजी में लगा लिया, बायोलॉजी के फॉर्मूला उठा के केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के फॉर्मूले उठा के सोशोलॉजी में, ऐसे ही लगाता रहता था। बाद में मुझे पता था रियल लाइफ में सारे एक ही संग चल रहे हैं, पर उससे पहले मैं प्रक्रिया इस्तेमाल करता रहता था कि मैं रियल लाइफ में एक नहीं मानता ना सब सब्जेक्ट्स को। फिजिक्स केमिस्ट्री को तो एक मानता हूँ, पर बायोलॉजी को नहीं, फिजिक्स बायोलॉजी को नहीं। फिजिक्स मतलब वातावरण, बायोलॉजी मतलब आंतरिक, ठीक है, कई जगहों पर अलग मानता था मैं। ऐसी सोशोलॉजी में समाज की चीज़ें अलग, नेचर की चीज़ें अलग, ज्योग्राफी अलग, ठीक है, पर हाँ इंटरकनेक्टेड करता रहता था मैं। प्रक्रिया अपने आप दिमाग से साथ से चलाता था। बाद में पता चला सारे एक ही सब्जेक्ट है और उस एक सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। ये सीधी बात बता दूँ, जैसे मैं इकोनॉमिक्स कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स कौन, जो मनी से रिलेटेड मैथमेटिक्स कर रहा है, तो मैं सब चीज़ों को सब फील्ड्स में कर देता हूँ, फील्ड्स एंड डिसिप्लिन्स बांट देता हूँ, बट उस सबका मिला के एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं है। उसको हम फिलोसफी नहीं कह सकते, उसको हम वो नहीं कह सकते, हम उसको यूँ कहेंगे कि एक पॉलीमैथ है जो सब कुछ जानता है। तो मैं एक पॉलीमैथ हूँ इस बेसिस पर। जैसे फिलोसफी भी, साइकोलॉजी भी, पर मैं साइकोलॉजी और फिलोसफी को अलग नहीं करता, ठीक है। पॉलिटी और साइकोलॉजी अलग अलग है, पॉलिटी और साइकोलॉजी अलग अलग है। पॉलिटी में राज व्यवस्था है, राज करना। साइकोलॉजी एक तरीके की प्रणाली है, मैथमेटिकली इक्विपमेंट है, ठीक है। ऐसी फिलोसफी दर्शन है, आप चीज़ों को देखते हो, अनुभव करते हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पर साइकोलॉजी बनाते हो, मानसिकता बनाते हो। आपकी मानसिकता ही एक तरीके का, आपको जब आप ज्ञानी व्यक्ति हो, मानसिकता और अनुभव करते हो, तो आप देखते हो। अब देख लो वो क्या बोलते हैं, जो मैकॉवली था हैं, उसने इतनी क्रूर लिखी, क्यों लिखी? क्योंकि उसे पता थी बेवकूफ़ के हाथ में जब राज व्यवस्था दे दो तो वो नाक पीटेगा। तो उसने अपना गुस्सा निकाला कि उसे जेल में डाला था। तो उसने कई चीज़ें ऐसी लिखी कि झूठ भी बोलना पड़ता है एक अच्छा राजा को, नहीं तो उसने कल्पनाएँ बनाई। क्यों? उसकी सिचुएशन ऐसी थी, उसको मुंह पर तमाचा मार रही थी, तो तमाचा मारेगी तो सीधा वो बोलेगा, ऐसी कल्पनाएँ लिखेगा। ऐसी कोई और राजा होता, वो एक ज्ञानी व्यक्ति भी सुनता रहता, तो ज्ञानी व्यक्ति कभी भी नहीं लिखता एक अच्छा राजा को जो ऐसे ऐसे क्रूर करना चाहिए। एक अच्छा राजा का जिम्मेदारी भी बनती है कि क्या बोलते हैं वो प्रजा का वो करे। क्यों? उसको तो मिल रहा है ना। ये होता है थोड़ा मोटा। आपका इन्वायरमेंट आपकी सोच पर निर्भर करता है, सोच को बदल देता है, बोलने के स्टाइल पे ये सब चीज़ों को बदल देता है, क्योंकि ये फिलोसफी है। इसलिए मैं खुद फिलोसफी पूरा फिलोसोफर नहीं हूँ, मतलब केवल मैं फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं फिलोसफी से भी आगे हूँ। क्यों? फिलोसफी आपके इन्वायरमेंट को देखकर आप जो प्रकट कर रहे हो, आपके सोच में बदलाव हुआ है, तब जाके आप जो सोच प्रकट कर रहे हो, वह फिलोसफी है। कुछ चीज़ें अपने आप से भी आती है, जैसे मैं अगर किसी के संग क्रूर कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ यार नहीं, ये ह्यूमैनिटी आती है। ये फिलोसफी बदलती रहती है, एथिक्स से अलग होती है फिलोसफी। ऐसी पॉलिटिकल साइंस में आप एथिक्स नहीं जोड़ सकते, ह्यूमैनिटी नहीं जोड़ सकते, बिकॉज दिस इज़ अ रियल ऑब्जेक्ट पर चल रही है। वो फिलोसफी में आपकी मटेरियलिज्म फिलोसफी आ जाती है, आइडियलिस्ट फिलोसफी भी आ जाती है, अलग अलग तरह की फिलोसफीज आ जाती है, ठीक है। और इन सारी फिलोसफीज़ को मिलाकर हम फिलोसफी नहीं कहेंगे, अलग अलग तरीके की ब्रांचेज आ जाएगी। मैथमेटिक्स कोई फिलोसफी नहीं है, मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो किसी इन्वायरमेंट पे नहीं चल रही, वो लॉजिक पे चल रही है, ठीक है। तो लॉजिक फिलोसफी का पार्ट है कि हाँ लॉजिक को दिया, पर लॉजिक अब उससे पहले से ही चल रहा था, दिया बाद में। वो ह्यूमन से डिनोटेड करती है फिलोसफी, पर लॉजिक और चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड वो नेचर से करती है। तभी तो मैं लॉजिकल डायमेंशन उसे कहता हूँ, नेचर को। मैं बात करना चाहता हूँ इस मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में मान के चलो स्टॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें, मैंने एक जगह लिखा पेनी स्टॉक्स, स्मॉल कैप्स और F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं। इन सब की मैंने 15,000 रुपये के बेसिस पे लगा दी कि भाई 100 रुपये का एक है, तो चांसेस बैठे 150। अभी 150 चांसेस मतलब ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें रिस्क भी एक्सट्रीमली है, रिस्क है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले पूरा बता देता हूँ। देखो एक्सट्रीमली हाई रिस्क, बट यदि लक चला, मैं लक कह रहा हूँ क्योंकि रिस्क तो हाई है ही, रिस्क के बेस पर नहीं, और स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी जब मिलेगी ही नहीं तो चलाओगे क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? हाँ वैसे स्ट्रैटेजीज़ पे काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रैटेजी से आपका रिस्क कम होता है, बट फिर भी बहुत सस्ते और अगर ख़रीद लो, जैसे खाली बैठे हो, मलाई चाप खाने का मन कर रहा है,
ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे नाना के घर में सब मलाई चाप खाते हैं और मुझे पसंद नहीं है। आई हेट। और उन कम वक्तों के चक्कर में मैं यूँ सोचता हूँ खा ले बेटे खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगी, तो इसलिए खा लेता हूँ। ये वाला सीन है। तो बट यदि लग चला तो ज़िंदगी का एक गेम बिलियनर बना देगा। एक ही गेम आपको बिलियनर बना देगा। 1000 आ रहे हो 10,000 आ रहे हो, पर एक गेम आपको बिलियनर बना देगा। क्यों? वो स्मॉल कैप में आपने पैसा लगाया, अब वो कंपनी इतना बूस्ट मार रही, इतना बूस्ट मार दिया, आपने तो 0 पे खरीदा, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये पे वो इतना बूस्ट मार रही कि आप करोड़ों का वो लेके चल रही है अपना एक शेयर। तो आपके शेयर की तो वैल्यू बढ़ गई ना ऑटोमेटिकली। आप तो एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी इन सब चीज़ों में वो करने लग गए। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में आपने कोई पत्थर खरीदा जिसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, समय के हिसाब से 10 साल 20 साल बाद वो बिटकॉइन के बराबर रेट पहुँच गए। क्या पता, ऐसे हम टूटी चीज़ों में हम लगा देते हैं तो वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क देती है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, क्योंकि सिर्फ 100 रुपये ही तो लगाने हैं या 10 रुपये ही तो लगाने हैं, इन्वेस्ट करने में क्या ही जा रहा है। फॉरगेटन कर लेते, लगाने के बाद मतलब भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी में आए या ना आए। लेट सपोज ईटन जंक फूड, जैसे हमने कोई गंदा खाना खा लिया बस, जो हमें बीमार कर गया बस, और हमारे पैसे उसमें लग गए दवाई में। सेकंड वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स 15,000 रुपये 500 रुपये का एक मिल रहा है, लेटर सपोज 30 चांसेस है आराम से। ठीक है, दूसरा थर्ड ETF एंड बॉन्ड्स पर 15,000 रुपये 250 रुपये का एक मिल रहा है, 60 रुपये लगा दिए, 60 चांसेस बैठ गए हम पे। ठीक है, तो 30 चांसेस 60 चांसेस। स्टॉक्स में हाई रिस्क है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ETFs में लो रिस्क है, बेटर है, लॉन्ग टर्म नहीं ज़्यादा रिटर्न देंगे। स्टॉक्स दिन ब दिन बदल देंगे घट लेके। कंपाउंडिंग में ये फ़ायदा है, कंपाउंडिंग अगर डेली बेसिस जिस बेसिस पर है उस बेसिस पर रेट इंटरेस्ट देती है। ठीक है, डेली बेसिस पर अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो वो ज़्यादा बूस्ट देंगे। मंथली बेसिस सालाना पे आपको वो हो रहे हैं तो वो कम वो देंगे कंपाउंडिंग। फिर वो आपको अपनी वैल्यू पर देंगे, आपके अपने कूपन्स पे देंगे। वैल्यू एंड कूपन्स पे डिपेंड बदलाव ये हो गया, मतलब फ़र्क ये हो गया। वैल्यू मतलब कि कोई स्टॉक पहले इस रेंज पे चल रहा था तो इस स्टेक पे चल रहा था तो इस स्टेक पे पहुंच गया, इस स्टेक से वो थोड़ा और ऊपर पहुंच गया तो ये वैल्यू इंक्रीजेबल होगी। इंक्रीजेबल मतलब एक्सपेक्ट से ज़्यादा। जब ये एक्सपेक्ट से ज़्यादा हो गई देन इसने थोड़ा इंटरेस्ट दिया, रिस्क भी ज़्यादा था, नीचे भी गिर सकता था, एक्सपेक्ट से थोड़ी नीचे भी हो सकती है वैल्यू। तो वैल्यू बेसिस पे देखिए, मान लो वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है, अब इस वैल्यू जो बॉर्डर लाइन ये पार कर दी है, ये क्या है? कूपन। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कूपन, जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू मिलेगी तो वो वैल्यू। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो है वैल्यू, और जो ऊपर नीचे मिल रहा है वो कूपन है। कूपन इसके साथ ये भी है, जैसे मान लो कोई और ज़्यादा छू गई कंपनी, तो कंपनी ने थोड़ा सा रिलीज़ करी, क्या करी, जिन्होंने हमारे शेयर्स खरीद रखे हैं उनको हम इतना इंटरेस्ट फालतू देंगे जो इन्होंने हमारे मुसीबत में काम आए, तो आपको एक्स्ट्रा बोनस जो मिला दिस इज योर कूपन। ठीक है, ETF एंड बॉन्ड्स पर ये फ़ायदा है, स्टॉक्स पे डेली कम वो। ठीक है, तो ये स्टॉक्स सेकंड और थर्ड, मतलब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स नहीं कहूँगा मैंने कहूँगा ऐसे फंड्स जिन पे एक बार लगा दो पैसा, और स्टॉक्स की तरह ही बड़े इकट्ठे, पर इनमें रिस्क कम हो। क्यों? आपका पैसा कौन लगा रहा है? एक प्रोफेशनल। ठीक है, और ETF और बॉन्ड्स पर जो सालाना मंथली बेसिस पर इन सब चीज़ों को होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेबल होते हैं। सेकंड और थर्ड मतलब स्टॉक्स और ETFs, स्टॉक्स और ETF कह रहा हूँ मैं खाली ने, स्टॉक्स और ETF योर लाइफ टाइम पार्टनर है ये तुम्हारी, ऊपर नीचे चलता रहता है इनमें। जैसे एक बीवी, कभी लड़ाई कभी अच्छा खाना, तो ये चलता रहता ना, ऐसे ये लाइफ टाइम पार्टनर है। स्टॉक्स और ETF, स्टॉक्स वो चीज़ मान लो कि आपके घर में जंग छिड़ने वाली है या ना भी छिड़ सकती है। ETF वो चीज़ मान लो कि हल्का फुल्का नोकझोंक होता रहता है, जैसे खाने में नमक बढ़ गया या खाने में नमक कम हो गया या खाने स्टेबल बन गया, आज बढ़िया बन गया, ये हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है। ठीक है, और फोर्थ स्टेट FD एंड PPF, 15,000 को डिवाइड कर दो 15,000 से, मतलब एक चांस है खाली। अब मैंने इसमें सबसे कम चांस क्यों रखा? ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस मिल रहे थे 150 वाले में, बट उसमें एक्सट्रीमली हाई रिस्क था, और इसमें हमें फ़ायदा ये था चांसेस का, चांसेस हमें ये डिनोटेट कर रहे
खो भी गए पैसे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने जंक फूड खा लिया। 30 और 60 वाले चांसेस मतलब पे लिमिटेड चांसेस थे। लिमिटेड चांसेस का मतलब है थे अमाउंट में अच्छी बट लिमिटेड थे। तो इसके बेस पर हमें क्या हुआ कि चलो कोई बात नहीं यार, 60 वाले चांसेस पे जो 30 से बड़ा था मतलब दुगना था, तो उसमें ये फ़ायदा था कि भाई हमें कूपन्स और वैल्यू मिल रही थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। 30 वाले चांसेस में था कि रिस्क था भाई, अगर डूब गए तो डूब गए, वरना अगर आपने स्ट्रेटेजिकली म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाए तो थोड़े पैसे रिकवर हो गए। ठीक है, ये आपके लाइफ पार्टनर है। चौथी चीज़, एक चांसेस, मतलब कोई चांस ही नहीं है आप पे, सिर्फ एक ही चांस है, या तो पैसे लगाओ या ना। तो इसमें डूबने का खतरा है नहीं, इसमें खतरा है लॉकडाउन का। आपका पैसा एक बार लॉक हो जाएगा 10 ईयर के लिए, और 10 ईयर से पहले आप तोड़वा नहीं सकते। जैसे FD हो गई या PPF हो गया, आप इसमें इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको एक मिनिममली इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड्स पे भी मिलता है, पर बॉन्ड्स पे ये फ़ायदा है कूपन्स मिलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा मिल जाता है कभी को। इंटरेस्ट तो मिलता है, साथ में अगर कंपनी का दाम बढ़ गया तो आपको बॉन्ड्स इंक्रीजेबल दे देगा रेट। ठीक है, मतलब यहाँ आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। FD PPF में आप स्ट्रेटेजी शायद अप्लाई नहीं कर सकते। अब मुझे PPF के बारे में तो पता नहीं, थोड़ा पढ़ा था लिख दिया, पर FD का बेसिस पर बता रहा हूँ मैं कि आप इंटरेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कंपाउंडिंग का क्या फ़ायदा है, कंपाउंडिंग कहाँ होगी उसमें, कंपाउंडिंग 6 महीने में कंपाउंडिंग होती है, फिर वो कंपाउंडिंग कोई फ़ायदे की नहीं है। कंपाउंडिंग आप पे पैसे पे पैसा बनता है, कंपाउंडिंग आपको फ्रीली नहीं मिलती। क्या आप सोच रहे हो कि मुझे 10 रुपये का 1 रुपये मिलेगा, जब तक बेसिस पर का मैंने कंपाउंडिंग होती है। स्टॉक्स पर कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है, ETFs पर भी कंपाउंडिंग होती है कूपन्स के बेसिस पर। और यहाँ ये है कि जब आपका FD में ही है, लॉकडाउन हो जाता है आपका पैसा, मतलब आपका पैसा फिक्स टाइम के लिए बच जाता है। इसमें क्या है, मनी डिस्ट्रॉय होती है। अब क्यों होती है, जब आप खाली हो, आप खाली बैठे हो, आप पे टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट पे अपना दिमाग लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो ओवर थिंकिंग आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पैसा भी मिल रहा है, मेहनत पे भी पैसा मिलता है। स्मार्ट वर्क का मतलब केवल ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाली बैठे बैठे कल्पनाएं रच करो स्मार्ट वर्क का, नहीं। स्मार्ट वर्क का मतलब है स्ट्रेटेजिकल एक्ट करना। अगर स्ट्रेटेजी बना ली खाली तो कोई फ़ायदे की नहीं, एक्ट करो। एक्ट करने का मतलब ये है दिमाग चलाओ भाई, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी बिल्ड करो। स्ट्रेटेजी कब बिल्ड होगी, एक्सपीरियंस के बेस पर। एक्सपीरियंस कब आएगा, जब स्क्रीन को देखोगे, पैसा दे रही है वो आपको, ऐसे ही नहीं। और खाली बैठे बैठे अगर इसे लगा दोगे तो ये समझ लो जीवन की वैसी वो है कि हमारी नौकरी में हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है और हमें इससे कोई उम्मीद नहीं, हम तो ऐसे ही लगा रहे हैं अपने बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस, देन तो ये फ़ायदा है। वरना लॉन्ग टर्म आपको कभी रिटर्न नहीं देगी। FD को भी सोचो आप, FD उसके लिए बढ़िया है कि हाँ जो लिबिलिटी खरीदा है, लिबिलिटी खरीदने से बेटर मैं FD खरीद लूँ, ठीक है, उसके लिए बेहतर है। बट फिर भी चांसेस है क्या, वो एक चांसेस कोई फ़ायदा का नहीं है। हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम FD में कभी पैसा नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि हमें पता है FD हमारा पैसा डिस्ट्रॉय करेगी, क्योंकि समय के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो वो मनी उतनी देगी जितना वो है, इंटरेस्ट से ज़्यादा तो वो कम दे देगी। क्यों, उसका वैल्यूबल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे चलती है और अमाउंट कभी नहीं बदलता करता। इन्फ्लेशन बढ़ती घटती चला जाती है क्योंकि वो इकोनॉमी के बेस पे चलती है। इसलिए ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी। 4-10 ईयर में मैंने सोचा कि एक बार इन्वेस्ट करके देखता हूँ। बाकी तरीके वही है कि आप हर बार अपनी स्ट्रेटजी न्यू बिल्ड करो, लूप होल्स क्रिएट करो। लूप होल से आपको बनाएंगे। वैसे तो 2 चीज़ें होती है, 2 चीज़ें मैंने अब तक आज तक बताई नहीं, पर मैं एक तो लूप होल्स होता है, लूप होल्स क्रिएट कर लो, और दूसरी चीज़ और होती है जो मैं आने वाले समय में बता दूँगा।